कि Good evening, Good sir. evening, sir. good evening everybody, and I think it is Good the evening. time now. It is गुड a इवनिंग। good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग सौरभ जी, कैसे हैं? It's a very good. I'm very fine, and I was waiting for the children to come and join, and I was very happy that few of the children joined very early. कुछ लोगों ने काफी पहले ज्वाइन किया और दे आर वेरी enthusiastic, काफी उनमें जोश है। जी और जी जी, बच्चे Good बहुत evening, sir. इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत ही ज्यादा ईगर थे आपसे मिलने के लिए। हम थोड़ा Good सा वेट evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम ना जस्ट 1 या 2 मिनट का वेट करेंगे, क्योंकि 5 बजे का टाइम था तो बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं। जस्ट 2 मिनट्स मैं वेट कोई नहीं, हम लोग 5 मिनट भी वेट कर सकते हैं। आई जस्ट वांट कि मैं आप लोगों से इस बीच में एक जो ज्वाइन कर रखे हैं आप में जो सबसे सीनियर हो फ्रॉम योर ग्रुप, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जी जी। आपकी क्या इच्छाएं होती हैं। इस तरीके का कोई टॉक होता है जब कोई जानकार किसी विषय का आपके सामने आकर बोलता है, तो एक आपकी क्या अपेक्षाएं होती, क्योंकि जब हम भी स्कूल में थे तो हमारी भी अपेक्षाएं होती थी। तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या अपेक्षाएं होती हैं, कि ये इस टॉक के बाद, इस डिस्कशन के बाद, इस हम लोगों के मेल जोल के बाद हमें क्या सीखने को मिलेगा। लाइक आपकी क्या आकांक्षाएं हैं इस डिस्कशन का, मैं ये भी एक जानना चाहूंगा। अगर आप टॉक कंफर्टेबल होंगे तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चैट बॉक्स भी पढ़ लूंगा आप लोगों का। मेरे लिए काफी अच्छा होगा टॉक को उस दिशा की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारा डिस्कशन आपके लिए है, हम लोगों का समागम, ये सब कुछ आपके लिए है। अगर हम आप तक वैसे पहुंच सके जैसा आप चाहते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। बच्चों आप सर बता बहुत सकते कुछ हो, मिलेगा सीखने के लिए। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो 1 बाय 1 हैंड रेज करके, डिसिप्लिन के साथ हैंड रेज करना। और सर जैसे जैसे देखेंगे अपने हिसाब से चैट बॉक्स और आपसे पूछेंगे बाय नेम, तो आप फिर अपने टर्न पे बोलना। तो जिनको पूछना है ना वो हैंड रेज कर लीजिए और सर फिर अपना अकॉर्डिंगली पूछ लेंगे उनसे। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग, अच्छा सौरभ चिरंजीत जी, सिंह जी। हैंड हाँ रेज जी। भी किया हुआ बच्चों ने ना, कुछ बच्चे हाँ मतलब कि हाँ, ऐसे नहीं बोलेंगे, आप पूछोगे तो बोलेंगे उनका नाम लेके। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सबसे पहले नवदीप कौर जी को बोलूंगा, आप एक बार बताएं। फिर आप माधव जी, और फिर नूरप्रीत कौर, आप तीन एक एक करके बताएंगे। Sir, good evening. गुड इवनिंग। सर मैं आपसे सर ऐसे पूछना चाहती हूँ कि सर मैंने सर YouTube पे देखा था कि सर वहाँ पे बता रहे थे कि सर एलियंस होते हैं। तो जी। सर आपका क्या कहना है कि सर एलियंस होते हैं या नहीं? ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, बट नॉट नाउ। मैं आपका प्रश्न ले रखा हूँ और मैं इस प्रश्न को हम लोग आगे डील करेंगे, ठीक है नवदीप कौर जी। हम लोग इस डिस्कशन को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट माधव एंड देन नूरप्रीत। सर क्या पूछना है? सर ये पूछ रहे हैं आप सभी से कि जो इस तरह के टॉक्स हम आपके लिए अरेंज करते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स, और ये जो इमिनेंट पर्सनैलिटीज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे सुबह आपको पीजीआई के डॉक्टर मिले थे, आज ये सीएसआईओ के साइंटिस्ट हैं सौरभ जी। तो इस तरह के जो लोग आपके साथ आते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, इन लोगों से आप क्या जानना चाहते हो, आपकी किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, वो सर एक मोटा मोटा कुछ बच्चों से जानना चाहते हैं, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग आपको ओके सर। डील कर पाए। सर हम इससे हमारी इससे अपेक्षा है कि हम आगे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए ठीक है। सौरभ जी अब हम ना एक मिनट। शुरू
शुरू कर सकते हैं और बिल्कुल मेरे ख्याल से हम लास्ट में डाउट्स ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये अभी शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उस बीच में एक इंटरेक्शन के लिए इन लोगों से जानकारी चाहा ताकि जी जी जी। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो हैं सौरभ कुमार जी। और सौरभ कुमार जी एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं CSIO, और जो CSIR का एक सेंटर है चंडीगढ़ में। और सर ये CSI हाँ, ये सारी चीजें आपको बताएंगे, सौरभ जी आपको सारी चीजें बताएंगे अपनी टॉक में। और जैसा कि देखो, सुबह जो हमारा डॉक्टर कपिल गोयल जी के साथ इंटरेक्शन था, बिल्कुल उसी तरह से ही हम करेंगे कि जब सौरभ जी अपना वक्तव्य रखना शुरू करेंगे, अपना टॉक शुरू करेंगे, उस टाइम पे मैं आप सभी को म्यूट कर दूंगा। आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। जब सौरभ जी का टॉक खत्म हो जाएगा तो लास्ट में 10 से 15 मिनट हम आपके सारे डाउट्स लेंगे। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आप हैंड रेज भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपको जब डाउट का जब सेशन आएगा तब आपको अपने डाउट्स लेने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपके बिहाफ पे और अपने खुद के बिहाफ पे सौरभ जी को रिक्वेस्ट करता हूँ ये टॉक शुरू करने के लिए। और आप सभी बच्चों को मैं कर देता हूँ म्यूट, ठीक है। जी सौरभ जी, आप शुरू कर सकते हैं। जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ विद्या भारती की पूरी टीम को कि इस तरीके के आयोजन आप करवा रहे हैं और जिससे बच्चों के लिए काफ़ी सहायक ये सिद्ध हो रहा है कि इसका प्रयोग जो है इनके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, हर प्रकार से इनके लिए। अ, हम फॉर्मल अपने डिस्कशन पे आते हैं कि बीइंग ए स्टूडेंट, और आप मुझे कोई टीचर या कोई स्कॉलर अभी फिलहाल ना माने। दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टूडेंट। आप एक ब्रदरली माने, एक भाई के समान, बड़े भाई के समान या एक मित्र के समान। और ये डिस्कशन कोई क्लासरूम डिस्कशन नहीं है, ये हमें पहले से ध्यान रखना होगा, जिसमें हम आपको कुछ पाठ पढ़ाते हैं, कुछ आपको टर्म्स देते हैं जिसे आप रिमेंबर करें, कुछ डेफिनेशंस होंगे जिसको आप फ्यूचर में यूज करेंगे। बट यहाँ पर ऐसा हम इस डिस्कशन में ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, हम आपको एक बेसिक डिस्कशंस करने वाले हैं अबाउट यू। क्योंकि चाहे वो नूर हो, चरणजीत हो, कार्तिक हो, माधव हो, या आपके जैसे जितने भी बच्चे हो जिनका नाम मैंने नहीं लिया वो भी हो, आप सभी के नाम हमें दिखते हैं। लेकिन मूलतः समस्याएं या जो अवसर होता है वो सभी बच्चों के पास एक समान ही होता है। आपके पास से कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ काम करने की क्षमता होती है। आप सबके पास एक पारिवारिक बैकग्राउंड है। वी ऑल हैव ए फैमिली बैकग्राउंड, और हम लोग उसके बीच में ही हम लोग कुछ-कुछ करते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं। सो जब हमें संस्थान की तरफ से निर्देश आया कि ये मोटिवेशनल टॉक होगा जिसमें बच्चों के विकास के बारे में बात होनी चाहिए, कुछ ऊर्जा और स्रोत की बात हो, तो हमने इस तरीके से टॉक को बनाया है जिसमें आपके बारे में 2-3 चीज़ें रहेंगी। पहला कि आप जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा का स्रोत रहा है, उसके बारे में एक बेसिक प्रिलिमिनरी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर जो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे उसकी। सो आई विल जस्ट स्टार्ट माय टॉक विद द आउटलाइन। जो मैं फिलहाल एक बार चाहूँगा कि मैं होस्ट से ही पूछूँगा, क्या बच्चे सिर्फ़ इंग्लिश में संतुष्ट रहेंगे, या इंग्लिश, हिंदी मिक्स करके बात करना ठीक होगा, या हिंदी में ही बात करूँ? तो सौरभ जी, मैं आप प्रेफरेबली हिंदी में बात कीजिए, बीच बीच में आप इंग्लिश यूज कर सकते ठीक हैं, है। और हो सके तो आप पंजाबी भी बीच बीच में यूज कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं हिंदी का प्रयोग कर सकता हूँ, और हिंदी ही मेरे पास एक भाषा है अतिरिक्त, अंग्रेजी के अतिरिक्त, जिससे मैं बात कर सकता हूँ।
तो मैं हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आई विल जस्ट स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। सर आप ही प्रेजेंट करेंगे तो आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बताते रहिएगा, मैं मूव करता रहूंगा आपसे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले हम अपने प्रेजेंटेशन के आउटलाइन पे बात करेंगे। जैसा आप आउटलाइन को देख सकते हैं कि हम अपने टॉक का, अपने विषय का एक बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। फिर हम जो आपसे प्रश्न किया वही प्रश्न मैं इस प्रेजेंटेशन में भी रख रहा हूँ कि इस तरीके के डिस्कशन की आवश्यकता क्या है, व्हाई वी नीड सच डिस्कशन, ठीक है। फिर मैं आपके पार्टिसिपेशंस को भी चाहूंगा। आपके पार्टिसिपेशन थ्रू चैट बॉक्स हो सकते हैं, मैं अपने ईमेल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, भविष्य में भी आप लोगों को कोई डाउट हो, क्योंकि इस टीम के मैं हिस्सा हूँ, तो आपको जब कभी भी इस तरीके का कोई भी डाउट होगा किसी भी समस्या में, वैज्ञानिक हो, गैर वैज्ञानिक हो, नॉन साइंटिफिक ऑल्सो, देन यू कैन टॉक ऑन दिस पार्टिसिपेशन। जो भी डाउट होंगे उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे इस टॉक का। सबसे बड़ी बात, जब हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं, आप थिएटर जाते हैं, आप मेला जाते हैं, तो एक होता है कि मैं उस जगह से घर क्या लेकर आऊंगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है। तो आपको ये समझना कि आप इस टॉक से अपने घर पर अपने कल के लिए क्या लेकर जाने वाले हो, टेक होम वर्ड्स क्या होगा। फिर इस टॉक से क्या फ्यूचर के कुछ चैलेंजेस में आपको सहायता मिलेंगी, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये मेरे पूरे टॉक का ये डिस्कशन रहा है। इसमें मैं कुछ स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ केस स्टडीज भी जो हम वैज्ञानिक स्तर पे जब काम करते हैं तो हमें मिलता है, ताकि जब आप कल होकर उन चीजों को जब दूर से देखें तो आपको ये पता चले कि अच्छा 12 सितंबर को एक टॉक हुआ था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था। 12 सितंबर से बात आती है, सबसे पहले आज का दिन, बैकग्राउंड, हम लोग जो बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द टॉक। नेक्स्ट पे सर, अगला, बिफोर द स्टार्ट वी मस्ट नो द बैकग्राउंड, लाइक व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट। ये जो हम लोग आज डिस्कशन करने पहुंचे हैं, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है, इन पूरे डिस्कशन का स्रोत क्या है। सो नो डाउट हम सभी विद्या भारती से जुड़े हुए हैं। आप विद्यार्थी के रूप में, हम लोग कभी इससे शिक्षा ले चुके हैं और आज हम लोग इससे जुड़े हुए भी हैं। सो हम लोग एक गेम करते हैं बच्चों से ही। आप इसमें चैट बॉक्स में आप इन चारों चीजों का चार है। सबसे पहला 1952, क्या है 1952, भारत का पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, वो भी साल है 1952। या यहाँ पर हमारे विद्या भारती से जुड़ा हुआ 1952 क्या है। गोरखपुर, वो क्या चीज है, या उस गोरखपुर से हम क्या जानते हैं। डू यू नो एनी हिस्ट्री अबाउट 1952, गोरखपुर, देन सरस्वती, देन अबाउट 1977, एंड देन अबाउट विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। क्या इन चारों के बारे में आपको कुछ भी जानकारी है? अगर जानकारी है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी पढ़कर, मैं डिस्कशन के दौरान भी पढ़ूंगा, क्योंकि ये हमारे इतिहास को बतलाएगा, जिस जगह से हम कभी चले हैं। और नो डाउट जब तक हम इतिहास को याद रखते हैं, हम नए इतिहास भी बनाने की योग्यता रखते हैं। अगर हम इतिहास को भूलते हैं तो गलतियों को दोहराते हैं। सो ये एक एक्सरसाइज है आपके लिए। दिस इज ए काइंड ऑफ शॉर्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको कोई विज्ञान नहीं लगाना है, कोई आपको चेक नहीं करना है। आप इसको अभी कर सकते हैं, टॉक खत्म होने तक भी कर सकते हैं, टॉक खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं, मेल के थ्रू। बहुत अच्छे, अ, बहुत बहुत खूब। तेजस जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि वी हैव ए वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स हियर, जिन्हें इतिहास का काफी ज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि चावल का एक दाना ही बता देता है कि पूरा चावल पका है या नहीं। तो मुझे कुछ विद्यार्थियों के ही जवाब पता मिल रहे हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ऑल आर अवेयर। सो नीड नॉट टू बी वरीड, कि आपको इसके घबराने की जरूरत नहीं कि मैंने सबके नाम नहीं लिए। वो मुझे सबसे पहले जो दिखा मैंने उसके नाम ले लिए। सो मैं फिर से अपने टॉक पे आता हूँ। सेकेंड स्लाइड प्लीज सर। मोटो ऑफ
ओके, लिस्ट ऑफ सम अचीवर्स। ये हमारे विद्या भारती के कुछ अचीवर्स हैं जो अपने अपने संस्थागत विकास में, कई लोग यहाँ स्पोर्ट्समैन आपको दिख रहे हैं जो मेडल अचीवर हैं, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, कोई कार्यालय में अपनी सेवा प्रदान करते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं। सो ये सब कुछ बताता है कि एक अच्छी शिक्षा एक अच्छा अवसर प्रदान करता है समाज में एक अच्छी नींव रखने के लिए, कि हम बेहतर भविष्य को बना सके। ये सभी कभी ना कभी हमारे जैसे या आपके जैसे ही थे जो शिक्षा के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में सिर्फ संस्कारों के साथ बढ़े। शिक्षा सिर्फ शिक्षा नहीं होती है। आप यू ऑल आर क्लास 6, 7, 8 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा कि 2 तरह की हमारे पास वस्तु या मानक होते हैं जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना? मात्रा को नापने में। स्केलर होता है वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ दिशा होती है। वेक्टर वो सिर्फ क्वांटिटी होती है, यानी कि सिर्फ उसमें मात्रा होगी। और वेक्टर होता है जिसमें मात्रा के साथ-साथ दिशा हो। सो मैं ये कहूँगा कि जब शिक्षा आपको एक संस्कार के साथ, एक गुण के साथ मिलती है, तो आप वेक्टर क्वांटिटी की तरह होते हैं कि आपका एक दिशा भी तय होता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये भी तय होता है। सो लिस्ट ऑफ अचीवर्स आपको सांत्वना देता है, आपके पास अवसर कभी मिलते हैं, कभी खराब होते हैं, लेकिन आपके पास अवसर के अचीवर्स को देखकर, एलुमनाई को देखकर आपको लगता है अगर वो कर सकते हैं इन्हीं संसाधनों के साथ तो मैं भी कर सकता हूँ। ये एक आपको हमेशा एक ढाढ़स देता है, आपको एक इंस्पिरेशन देता है कि ओके वी कैन डू दिस, वी हैव अ चांस टू डू दिस। सो मेरा मकसद ये था अचीवर्स के साथ आपका लगाने का इसमें, कि आप इन्हें देखें और इससे प्रेरित हों। अन्य थर्ड स्लाइड सर। हम जिस संस्था से हैं, जिसमें शिक्षा ले रहे हैं, उस शिक्षा का कुछ वैल्यू है। शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम मानक स्तर पे किताब लिए उससे कुछ प्राप्त कर लिया। दिस इज नॉट लाइक एक सामान्य शिक्षा नहीं होती है कि किताब पढ़ लेना शिक्षा मात्र नहीं है। शिक्षा संस्कारों के साथ आती है। विद्या भारती, कई शिक्षण संस्थान इस देश में पहले से भी थे, अंग्रेजों के पहले भी थे, अंग्रेजों के बाद भी आए। क्या परिवर्तन हुआ इस संस्था का, दूसरे संस्थाओं से इसे कैसे भिन्न बनाता है? तो मैं इसे मुख्यतः 4 भागों में बाँटता हूँ कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय नीति, शिक्षा की क्या नीति होनी चाहिए, इस पर विमर्श करता है। मैं इस शब्द को आप रखें अपने पास, सभी बच्चे, नूरप्रीत कौर, चरणजीत कौर, कार्तिक, माधव और जितने भी मेरे मित्र हैं, मीनाक्षी, आरव, जिंदल, मैं सभी से कहूँगा कि आप इस शब्द को अपने डिक्शनरी में लिख लें, विमर्श। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, विमर्श। ये हमारी भारतीय सभ्यता का ना मूल है। जिस प्रकार संघर्ष होता है वैसे ही विमर्श होता है। विमर्श एक बहुत ही बौद्धिक शब्द है जिसका उपयोग हम इसी टॉक में आगे भी करेंगे और आपको इसकी महत्व पता चलेगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर एक विमर्श पैदा करने का ये कार्य करता है। हमारे शिक्षा में राष्ट्रीयता के महत्व को बढ़ाने की का कार्य करता है विद्या भारती। शिक्षा को डेमोक्रेटाइज करने की, लोकतांत्रिक बनाने की एक पहल करता है, यानी कि शिक्षा संसाधनों तक सीमित न रहे, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, उन्हें अवसर प्रदान हो, इसका भी कार्य करता है विद्या भारती। किसी भी तरीके के भेदभाव के साथ लड़ाई का कार्य करता है विद्या भारती, और साथ में राष्ट्रीयता के विचार को पॉजिटिवली युवाओं तक, बच्चों तक, क्योंकि आप ही कल के भविष्य हैं। मैं आज से 20 साल के बाद बूढ़ा हो चुका रहूंगा। आपको ही राष्ट्र को संभालना है, आप ही कुछ करेंगे। तो ये राष्ट्रीयता की भावना पॉजिटिवली बच्चों के माध्यम से युवाओं तक, युवाओं के द्वारा राष्ट्र निर्माण तक ले जाने का कार्य करती है। तो एक बहुत ही सार्थक ध्येय के साथ हम काम कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि इस संस्था से जुड़कर आप भी एक तपस्या रूपी संघर्ष में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा अवसर मिला है जो शायद कई वर्षों पहले कई लोगों को नहीं मिला होगा, तब जाकर ये एक सिद्धि प्राप्त हुई है। सो ये मैंने उसका हिंदी
तर्जुमा यहाँ पर है, लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। मैं उसको कुछ माध्यम से अंग्रेजी में भी लिख दिया कि कुछ लोगों को अगर समझ में दिक्कत हो या दिक्कत ना भी हो, या आप कभी आगे भविष्य में इसे इस्तेमाल करना चाहें किसी अन्य मंचों पर कि हमारा क्या मोटो है, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं अगले एक स्लाइड पे, हाँ, मैं आपसे एक बहुत ही क्लियरली इन शब्दों के बारे में पूछूंगा कि इग्नाइटेड माइंड टॉक का डिस्कशन का हमारा टॉपिक का हेडलाइन यही था। इससे आप क्या समझते हैं? साथ ही साथ कुछ शब्द हैं, इंटेलिजेंस, साइंस, आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट जिसको कहते हैं आप, इन्वेंशन, इनोवेशन, प्रोजेक्ट्स। जैसे लड़की ने पूछा मेरे से एलियंस के बारे में, तो ये एक सब कुछ शब्द आते हैं। ये सब बड़े-बड़े शब्द आपके पास आते हैं, तो इससे आपके दिमाग में क्या आता है? ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इग्नाइटेड माइंड हो, इंटेलिजेंस हो, साइंस हो, आईक्यू हो, इन्वेंशन, इनोवेशन, प्रोजेक्ट्स हो, ये सभी शब्द जो है ना, ये सभी शब्द का आना ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि आपके जीवन में मित्र आना। मेरे मित्र होंगे रोहित, राहुल, संजय, विजय, ये सभी होंगे। लेकिन इन मित्रों से पहले हमारे जीवन में कोई एक खास शब्द आते हैं, जैसे माता, पिता, गुरु, टीचर, भाई, बहन, परिवार। इसी प्रकार से इन शब्दों से पहले आपको कुछ शब्द समझने होंगे ताकि आप इन शब्दों को समझ पाएँ। लाइक कुछ चीज़ें आधारभूत होती हैं, जैसे क्वालिटी, एबिलिटी, स्किल, योग्यताएँ आपकी जो होती हैं, जो आपके अंदर कला है, कौशल है, स्किल, नॉलेज, ज्ञान, परफॉर्मेंस, आपको उसके उस ज्ञान को परफॉर्म करने की जो क्षमता होती है, उसको उसको अ किसी धरातल पे रखने की जो आपकी संभावनाएँ होती है, परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं। जैसे आप खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस देता है, ठीक है ना? प्रदर्शन जिसको कहते हैं, प्रदर्शन। तो ये 4 शब्द को मैं ज़रूर इस टॉक में आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि मुझे आपको समझने का अवसर मिले, इस 4 टॉक से आप समझें। बहुत अच्छा बात कहा आपने कि इग्नाइटेड माइंड इज़ स्टार्ट बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी के एक किताब का भी नाम है इग्नाइटेड माइंड है। विंग्स ऑफ फायर थी उनकी किताब। आप अगर पढ़े हो तो बहुत ही बेहतरीन किताब है वो। आप सभी बच्चों को, मेरे जीवन का वो पहला पुस्तक है। मैंने अपने जीवन में एक पुस्तक मेला, बुक फेयर में गया था और मेरे पिताजी ने मुझे ₹100 दिए थे कि जाओ इस बार कुछ किताब खरीदना अदर देन स्कूल बुक, कि किताब पाठ्यक्रम से अलग, ताकि तुम कुछ पढ़ना। तो मैंने उस पुस्तक मेला में विंग्स ऑफ फायर खरीदा था। अ अंग्रेजी की पुस्तक थी। मैं उसे पढ़ा, काफ़ी प्रेरणा मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी उस वक़्त सोचता नहीं था कि मैं भविष्य में कभी विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक का कार्य करूँगा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे प्रेरणा ज़रूर मिली थी। तो मैं आप सभी छात्रों से एक बात कहूँगा, स्कूल की क्लास की किताबें पढ़ें, पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ें और अन्य किताबों को भी पढ़ने की चेष्टा करें, जो अच्छे-अच्छे राइटर्स लिखते हैं। उनसे आपको सीखने को, समझने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको बोलूँगा आप लिटरेचर पढ़ें, आप लोगों के जीवनियों को पढ़ें, उससे प्रेरणा मिलती है और आपको बहुत अनुभव मिलेगा, जिस अनुभव को अभी आपने जिया नहीं है, उस अनुभव को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस मेरे इस बात को आप ध्यान में रखें। मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ। जब हम बात करते हैं पिछले स्लाइड में मैंने कुछ शब्द बोले, क्वालिटी, स्किल, परफॉर्मेंस, एबिलिटी, लाइक इस तरीके के शब्द बोले। तो मैं एक सिंपल थ्योरी, ये किताबी थ्योरी है। मैं आपको, आप प्लीज़ बच्चे इन ट्रायंगल्स को देखकर और ये ग्राफ को देखकर घबराएँगे नहीं, ठीक है? किताबी चीज़ें हैं। एक मैस्लो नाम के वैज्ञानिक थे, थ्योरिस्ट थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि मोटिवेशन क्या हो सकते हैं, मोटिवेशन का क्या साइकिल होगा, मोटिवेशन किस प्रकार से होगा। तो उन्होंने एक एक अपना विचार रखा, जिसको उन्होंने मैस्लो थ्योरी के रूप में दिया, जिसमें पूरे के पूरे एक चक्र को बताया कि किस प्रकार से फिजियोलॉजिकल मोड से हम बढ़ते-बढ़ते सेल्फ एक्टिवेशन में मोड में जाते हैं और इस प्रकार से हमारा मोटिवेशन यानी कि हमारा विकास होता है। मोटिवेशन एक प्रकार का विकास ही है।
मतलब मानसिक रूप से आपको विकास मिलता है वो। आप लोग जो अपने रेज हैंड कर रखे हैं ना, आप लोग का जो भी डाउट हो कृपया यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में डालें, तो क्या मैं उस प्रश्न को अपने टॉक में ही डाल दूंगा, ताकि मुझे भी आसानी हो और आप लोगों के लिए भी आसानी हो। तो फुलफिलमेंट ऑफ नीड, ये एक उनका परफॉर्मेंस का एक उन्होंने स्लैब बनाया। कुछ समय के बाद इस थ्योरी पे लोगों ने कहा कि ये बहुत सार्थक नहीं है, ये थ्योरी कारगर साबित नहीं हो रही चीजों में। तो एक डायनेमिक थ्योरी आया एक्सिस्टेंस में। डायनेमिक थ्योरी के बारे में मैं आपको एक साधारण भाषा में बता पाऊंगा कि किसी भी चीज को करने से पहले, करते समय और करने के बाद, ये तीनों का जो विश्लेषण होता है ना, इसके आधार पे उन्होंने कहा कि मोटिवेशन कैसे बनता है। जैसे बिफोर एक्शन, अगर आपको कहीं जाना है, कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, तो उस कार्य को करने का कुछ कुछ कारण होगा। तो रीजन ऑफ एक्शन, व्हाट उसकी जो वैल्यू है, वांट वैल्यू, वो आपको देखनी होती है। उसके बाद से आप किस माध्यम से वो कर सकते हैं, इन सभी चीजों का एग्रीगेशन आपका होता है बिफोर एक्शन, कुछ कार्य को करने के पहले। फिर आप उस कार्य को करते हैं, आपको वो कार्य सिद्ध होता है, यानी कि वो गोल प्राप्त होता है। उसको गोल प्राप्त करने के बाद आपको कुछ रिवार्ड्स भी मिलते हैं। रिवार्ड यानी कि पिता के तरफ से आपको शाबाशी मिलती है, शिक्षक आपको शाबाशी देते हैं, या पड़ोसी कहता है बहुत अच्छा आपने गेम खेला। आप एक मामूली स्पोर्ट्स को ही ले लें, आप खेलने जाते हैं, उस खेलने के पहले आपकी इच्छा होती है कि मैं उस खेल में अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, तभी मैं खेल सकता हूँ। फिर आप खेलते हो, आप उसमें अच्छे चौके छक्के लगाते हो, अच्छे शॉट्स खेलते हो, तो आपको दोस्तों के द्वारा रिवार्ड मिलता है, आपकी तालियां बजाते हैं, वो गोल आपका सक्सेसफुल होता है। आफ्टर दिस एक्शन क्या होता है, आपको लगता है यार मैं दोस्तों के बीच में इतना अच्छा हूँ, इतना बेहतर हूँ। मैं इस एग्जाम्पल को डांस में भी कह सकता हूँ, डांसिंग में भी ये होता है। तो आपको वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसे और बेहतर कर सकूं। ये एक पूरा का पूरा चक्र है, एक सर्किल है। स्कूली शिक्षा में इस सर्किल को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एज ए, क्योंकि आप इसके पार्ट होते हो। मैं आज के समय बोलूंगा तो मैं अब उस स्कूली शिक्षा का पार्ट नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं अपने अतीत को याद करूं तो मुझे पता है कि ये सभी चक्र मेरे साथ भी गुजरे थे, और ये मुझे मोटिवेशन का साइकिल मिलता है। चलिए, आप सभी लोग गणित पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का लॉ है। न्यूटन का नहीं है, ये एक सिंपल फोर्स का ही है। न्यूटन के जो सेकंड लॉ को आप अगर कार्यान्वित करें कागज में, तो ये भी आता है कि जितनी आप ऊर्जा लगाते हो, मोमेंटम और एक्सेलरेशन उतना ही प्राप्त होगा आपको। तो फोर्स इज इक्वल टू एबिलिटी इनटू मोटिवेशन। अगर आप इसको ऐसे लें, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर आपको मोटिवेशन को एक तरफ रखना है, तो आप ये बताइए कि ये डेफिनेशन कैसा बनेगा। अगर मोटिवेशन को एक तरफ रखना है और सारे जो टर्म है उनको एक तरफ रखना है, तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ लाल रंग से लिखा हुआ है, मोटिवेशन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एबिलिटी। एक गणित का सिंबल साइज सिद्धांत है, अगर मल्टीप्लाइड है तो उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे और डिवीजन के फॉर्म में जाता है। समझ रहे हैं ना? a इंटू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी बाई बी, ये एक सिंपल सा इक्वेशन होता है। प्लेनेट नेम, ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू नो हाउ टू बी साइंटिस्ट। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, इसके काफी माध्यम हैं जिसके द्वारा हो सकता है। यहाँ आप देखें, मोटिवेशन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एबिलिटी। अब मैं आपको ये बात बताऊंगा, परफॉर्मेंस और एबिलिटी ये दोनों को आप अपने चक्र में रखें, दोनों दो हिस्से में अपने। जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड रख के डिफरेंस लिखते हैं ना, डीएनए वर्सेस आरएनए, इक्वेशन लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर उस तरीके से डिवीजन कर लें। परफॉर्मेंस और एबिलिटी को हम समझेंगे। नेक्स्ट पेज, स्लाइड सर प्लीज। हाँ, अब हम परफॉर्मेंस को समझें और एबिलिटी को समझें, तब आपको ये चीजें बेहतर रूप से समझ में आएंगी कि ये जो प्रदर्शन होता है आपके द्वारा, परफॉर्मेंस, वो क्या होता है। दिव्यांशु,
दिव्यांशु नाम है आपका, आपने पूछा है इंक्रीज मेमोरी, हाउ टू इंक्रीज लर्निंग पावर। बहुत अच्छी बात है। मैं इस टॉक में आपके इस बात को रखूंगा। आप बहुत ही सही समय पर आपने इस बात को पूछा है, क्योंकि हम लोग अभी उस स्तर पे बात करने वाले हैं। परफॉर्मेंस, मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने स्तर पे, कुछ विद्यार्थी क्राफ्ट्स में, आर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसे राइटिंग में अच्छे होंगे, कोई पोएम राइटिंग में अच्छा होगा, कोई पोएम के लैंग्वेज उसको बोलने में अच्छा होगा, कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, फुटबॉल में, कुछ क्रिकेट में होंगे। मैं जानना चाहूंगा कि ये अंतर क्यों आता है? हर कोई क्रिकेट में अच्छा क्यों नहीं है? सभी कोई डांस में अच्छा क्यों नहीं है? सभी कोई फुटबॉल में अच्छा क्यों नहीं है? सभी कोई की राइटिंग अच्छी क्यों नहीं है? सभी कोई अच्छा मैथ्स क्यों नहीं बनाता है? किसी को लिटरेचर में इतना अच्छा क्यों लगता है? तो ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। और मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बात मैंने अभी आपसे कही है, मैं जानना चाहूँगा आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं? ये अगर बोलूँगा कि सभी लोग फुटबॉल अच्छा क्यों नहीं खेलते हैं, सभी लोग डांस अच्छा क्यों नहीं करते, ये कौन से पार्ट में आएगा? ये आपके परफॉर्मेंस में आएगा या एबिलिटी में आएगा? मुझे बस ये जानना है। आप टाइप करके भेजेंगे परफॉर्मेंस या एबिलिटी? किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है? मैं फिर से बोलता हूँ, सभी बच्चे फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं, सभी बच्चे क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, सभी बच्चे डांस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं, कुछ बच्चे अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ अच्छा डांस कर सकते हैं। सौरभ जी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये मीटिंग ना हमारी अब ऑटो कट हो जाएगी, बट आप सभी बच्चों को दोबारा से इसी लिंक को यूज करते हुए ज्वाइन करना है, और इसी स्लाइड से सौरभ जी आगे कंटिन्यू करेंगे।